स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टर्म 2 का सिंपल क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। यह साइंस का सिंपल पेपर है जो क्लास 10th के लिए है और यह सिंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड ने जारी किए हैं। इस सिंपल पेपर को आपको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इस रिवाइज करने से आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, देखिए इसमें आपको पता है कि टर्म 2 का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें टाइम आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा और इसमें आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 15 होंगे और सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का सारे होंगे और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन का 3 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और इंटरनल चॉइस दिया रहेगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिजिक्स सेक्शन ए में फिजिक्स का क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो सेक्शन ए में फिजिक्स का आपको दिया हुआ पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको फिजिक्स से पूछा गया है। कह रहा है कि ये सिंपल मोटर इज ए मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी। एक मोटर बना हुआ है। अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन ए एक्सल बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्स। देखिए ए हॉर्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर देखिए आपको आर्मेचर है जिसपे क्या हो गया, वायरिंग किया गया है, कॉइल बनाया गया है। ठीक है, और ये इलस्ट्रेटेड यहाँ पर दिया हुआ फिगर में ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कह रहा है कि इन द एग्जाम्पल अब क्वाइल एबीसीडी ये हॉरिजॉन्टल, ये क्वाइल जो दिखाई दे रहा है एबीसीडी क्या एक हॉरिजॉन्टल है एंड बैटरी जो कनेक्टेड जो सोन बैटरी भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म। आपको पता करना है कि जो ए बी आर्म है, ए बी आर्म है, इस आर्म पे किधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें हमको क्या लगाना है, मोटर में आपको फ्लेमिंग्स का ये लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। कौन सा, फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये आपको लगाना है। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल में क्या है, ये आपका क्या हो गया, थंब हो गया। ठीक है, वो आपका ये क्या है, फोर फिंगर हो गया और ये आपका क्या हो गया, मिडिल फिंगर हो गया। ठीक है, इस तरह का फिंगर को अरेंज करना है। तो इसमें ये होता है, देखिए अगर यह मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो और ये करंट को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन देते शो करता हो और ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये हमेशा की इधर की ये क्या होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन देगा, मतलब ये मोशन या फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो आपको क्या करना है, और ये देखिए सभी जो है आपका फिंगर्स होगा 90 डिग्री पर रखना है। तो जब आप इसको यहाँ पर देखिए पॉजिटिव यहाँ टर्मिनल बैटरी है, तो पॉजिटिव टर्म तो यहाँ से करंट क्या गया, ए बी में ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ पे आपको ये ए बी है, इसमें ए बी, ए से बी की तरफ आपका करंट जा रहा है, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा की तरह है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर हो गया। ठीक है, समझ गए। तो करंट का डायरेक्शन आपको पता है, करंट का डायरेक्शन आपका इधर से ए से बी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का एकदम नॉर्थ से साउथ हो गया। तो फोर्स किधर लगेगा, तो आप इस पे जब इस तरह का अपने फिंगर को रखेंगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को आपको इस तरह रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे रख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रखेंगे और आपको नॉर्मली आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये देखिए इस तरह का रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन ऐसे करके रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका थंब किधर जा, नीचे जा रहा है, थंब आपका नीचे जा रहा है, बिलो जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इसमें ए बी पोर्शन में आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर। तो स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका क्या हो गया आंसर, डाउनवर्ड। तो आप लिख दीजिएगा ओनली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। समझ गया, पहला आंसर हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, मीन्स ए बी पोर्शन में किधर फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। ओके, चलिए इसी में क्वेश्चन दे रहा है, व्हाई डज द करंट इन द बीसी नोट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। मतलब कह रहा है कि बीसी में फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। तो आपको पता है कि फोर्स का एक फार्मूला होता है, जब हायर क्लास में जाइए तो पता होगा, फोर्स इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा होता है। तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट का, करंट क्या बीसी में क्या है, बीसी आपका ये दिखाई दे रहा है, तो बीसी करंट का भी डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन भी इधर ही है, फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो जब एक दूसरे का दोनों एक दूसरे का क्या है, एक ही लाइन पे है, तो दोनों के बीच में कितना जीरो एंगल बना, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या 0 होगा।
तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो कोई भी फोर्स का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब आपका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे को 90 डिग्री रहता है। तो जिस केस में पहला केस में हमने देखे थे, यहाँ पर 90 डिग्री पता, इसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसलिए फोर्स क्या हो गया, जीरो होता है। वाई डज द करंट इन द आरबीसी नॉट कंट्रीब्यूटर, तो बोलेंगे कि इस केस में आंसर देना है आपको कि द डायरेक्शन ऑफ current lines and field lines are parallel, so no exert force, क्या बोलेंगे, so no exert force, बस इसमें लिख देने का नो एग्जैक्ट फोर्स हो गया। तो टर्निंग में ये आपका कॉइल को टर्न करने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर नो कंट्रीब्यूट द टर्निंग फोर्स ऑफ कॉइल। समझ गए, चलिए ये आपका हो गया 6 का कंप्लीट। आपको बोलनी एक मार्क्स से, एक्स मार्क्स ये था, एक्स मार्क्स का ये था, आपका 2 मार्क्स मिल गया। इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, और में क्या दिया हुआ है देखिए, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड से ही दिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से दिया हुआ है। कह रहा है कि ये सर्किट कंटेंट्स बैटरी वेरिएबल रेसिस्टर एंड सोलोनॉइड, द फिगर बिलो शो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें आपको देखिए बैटरी भी जोड़ दिया गया है। द स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इंडिकेट रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, कहाँ स्ट्रॉन्गर है सोलेनॉइड में। ठीक है, तो देखिए सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोजनेस ही क्या शो करता है, सीन्स क्लोजनेस ऑफ फील्ड सो मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ so we see at the ends of solenoid, so at the poles कहे या तो बोलेंगे ends of the solenoid has more field strength, चाहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे, पोल पे होगा, चाहे इंड्स ऑफ सोलेनॉइड पे। तो पहला का आंसर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जब आप करंट को रिवर्स करेंगे सर्किट में। ठीक है, अभी आप देख रहे थे किधर से हो रहा था, ये आपको देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का डायरेक्शन अभी किधर से किधर जा रहा है, करंट डायरेक्शन इधर से इंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपको सोलेनॉइड में भी अभी करंट इधर का डायरेक्शन जा रहा है, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं अभी इस तरह के बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, मतलब कि ये अभी नॉर्थ पोल इधर बन रहा है, ठीक है, और साउथ पोल इधर बन रहा है। ठीक है, तो इसके में जब आप करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो इसमें आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंज, क्या हो गया, चाहे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे रिवर्स आल्सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स होगा। डैट मीन्स अब क्या होगा, अब आपका जो होगा, ये आपका इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, अब इधर साउथ हो जाएगा, और इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा। समझ गए, चलिए तो ये हम लोग 6 नंबर क्लियर कर लिए क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं क्या फिजिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो फिजिक्स से अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा हमने। अब देखिए 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इट वुड कॉस्ट एरेस इतना 3.50 टू बाई 1 किलो WH ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिक सर्किट। हिज जनरेटर है जब मैक्सिमम पावर 2 KW, ठीक है, किलोवाट। द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, एक एक मार्क्स का दिया हुआ आपका। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, वो क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। आपको पता है कि 1 यूनिट में कितना होता है, 1 यूनिट जो होती है कितने के बराबर होता है, 1 इंटू 1 KWH के बराबर होता है। तो यह मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इसको कितना पे करना है, 3.50, है ना, 3.50 रुपया पे करना है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट के दिया हुआ है आपका, कॉस्ट दिया हुआ है आपका 1 यूनिट का कितना है, कॉस्ट दिया हुआ है ₹3.50। ठीक है, चलिए अगर 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 3.5 है, तो कहता है कि ये जनरेटर मैक्सिमम पावर 2 किलो जनरेटर आपका 2 किलोवाट का है और ये 3 घंटा ऑपरेट होता है, तो कितना एनर्जी कंजम करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लेंगे एनर्जी कंज्यूम इजकल टू क्या लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम इजकल टू पावर इंटू क्या होता है, टाइम। पावर इंटू टाइम होता है P इंटू टी। पावर आपका कितना कितना है, टू किलोवाट का, तो 2 किलोवाट गुने, और टाइम कितना हो रहा है, देखिए 3 आवर्स तक का ऑपरेटर है, तो कितना टोटल 6 KWH हो गया। तो ठीक है, 6 KWH हो गया, मतलब 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट हो गया। तो बताइए इसमें आपका कॉस्ट कितना लग जाए, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ठीक है, तो हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो लिखेंगे कॉस्ट इजकल टू, तो 1 यूनिट का 3.50 था, तो लिख देंगे गुना, तो 6 गुने 3.50, तो कितना रुपया हो गया, ये हो जाएगा आपका 21 रुपीज़। ठीक है, 21 रुपीज़ हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। इसी में क्वेश्चन दिया हुआ था, ए स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन इलेक्ट्रिकल केटल फॉर 20 मिनट्स using the same main supply. He want to reduce the boiling point of water. To do so should be increase or decrease the length of the heating element. Justify your answer। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, वाटर को बॉयल कर रहा है इलेक्ट्रिक केटल में 20 मिनट तक। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, और सप्लाई मेन है मतलब वोल्टेज सेम दे रहा है। तो ही वांट टू रिड्यूस बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर, मतलब कि पहले 20 मिनट में बॉइलिंग करता होगा, तो उसको चाहता है कि ये बॉइलिंग जो 20 मिनट से पहले ही क्या होगा, मेरा वाटर बॉयल कर जाए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए इसके लिए क्या करेगा, क्या लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट जो यूज किया है उसका लेंथ डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, ये बताना है इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हीट होता है V² बाई RT के बराबर होता है। ठीक है, H इजकल टू V² बाई RT, ये भी फॉर्मूला होता है जो हीट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में। तो H इजकल टू V² बाई, ये फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ हीट आपको बढ़ाना है, तो H/T है ना, रेट ऑफ हीट हो गया H/T। तो रेट ऑफ हीट किसके बराबर होगा, V² बाई R के। ठीक है, और यहाँ पता है आपको कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, क्या लिखेंगे आप, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ हीट जो हुआ, ठीक है, किसका हो गया, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस का हो गया। तो रेट ऑफ हीट आपको ज़्यादा चाहिए, तब ना कम टाइम में आपको ज़्यादा हीट होगा, कम टाइम में आपको जल्दी बॉयल करना है वाटर को, तो रेट ऑफ हीट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कब होगा, जब आपका देखिए ये रेसिस्टेंस से इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली है, देन इस केस में बोलेंगे, देन रेसिस्टेंस इज क्या हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, देन रेसिस्टेंस इज ए लेस, क्या होगा, रेसिस्टेंस लेस करना होगा, क्योंकि जब रेसिस्टेंस लेस करेंगे तब आपको रेट ऑफ हीट ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस रेस्ट हो गया, और आपको पता है कि रेसिस्टेंस इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो जब रेसिस्टेंस घटाएंगे
तो लेंथ क्या होगा, लेंथ भी घटेगा। तो फाइनली बोलेंगे हेंस लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे, हीटिंग, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट क्या करेंगे, डिक्रीज, क्या बोलेंगे, डिक्रीज। मीन्स आपको हीटिंग एलिमेंट का लेंथ क्या घटाना होगा, तब जाके रेट ऑफ हीट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है का, देखिए इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द अमीटर ए इज 2 एम्पियर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये एमीटर 2 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, मतलब ये सर्किट से 2 एम्पियर करंट, यहाँ सर्किट से कितना 2 एम्पियर पास कर रहा है। तो आपको R1 निकालना है। सबसे देखते हैं कि R1 और यह 10 ओम और 5 ओम ये सब तीनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देखिए सबका कनेक्शन यहाँ से पैरेलल हो गया, उसके बाद ये जब पैरेलल हो जाए और ये सब आपको सीरीज में है और वोल्टेज आपको 30 वोल्ट दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले इसको जब सोल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, तो लिखेंगे सिंस R1 कॉमा 5 ओम और 10 ओम आर इन पैरेलल, क्या लिखेंगे, आर इन पैरेलल, ये सब पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10R1 और इधर से हो जाएगा आपका 10 प्लस हो जाएगा यहाँ से आपका 2R1 प्लस 1R1, मतलब सिंपल R1 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 3R1 इक्वल बाई 10R1, ओके, ऐसे लिख दिया। चलिए अब यहाँ से आपको आरपी का वैल्यू निकालना है, तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10R1 बाई 10 प्लस 3R1, ओके। मीन्स आपको यहाँ जो सर्किट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह का, अब सारे इधर से सर्किट करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये आरपी आ गया, यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों के मतलब यहाँ आरपी आ गया, और यहाँ से फिर इस तरह का कनेक्शन कर लिया, और यहाँ एमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपका वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 वोल्ट हो गया और इससे करंट कितना है, 2 एम्पियर हो रहा है। आरपी का वैल्यू आपका 10R1 कितना है, 10R1 बाई 10 प्लस 3R1 आया हुआ है, और ये आपका कितना दे रहा है, ये 6 ओम ही है और ये 6 ओम है। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब तीनों रेसिस्टर जो है, रेसिस्टर क्या है, सीरीज में है, तो नाउ फिर लिखेंगे नाउ 6 ओम 6 ओम एंड आरपी आर इन पैरेलल, क्या, अच्छा आर इन सीरीज हो गया, आर इन सीरीज, जब सीरीज में होता है तो टोटल का आर एस मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आर एस हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 प्लस आरपी का वैल्यू कितना है, 10R1 बाई 10 प्लस 3R1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सब ऐड कर लीजिए, 12 प्लस कितना हो गया, 10R1 बाई 10R1, 10 प्लस 3R1 हो गया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में हो गया 10 प्लस 3R1, तो इधर हो जाएगा 120, देखिए ये दोनों से इंटू हो जाएगा 120 प्लस 36R1 प्लस 10R1, समझ गए। चलिए तो यहाँ से आर एस का वैल्यू कितना हो गया, आर एस इजकल टू हो गया 120 प्लस 46R1 बाई 10 प्लस 3R1, ठीक है। ये आपका आ गया किसका वैल्यू, आर एस का, मतलब टोटल यहाँ से रेसिस्टर हटके एक रेसिस्टर आपका नॉर्मली आ गया,
वो कौन आ गया आपका यहाँ पे RS, ठीक है। और यहाँ से आपको तो करंट पता है 2 एम्पियर करंट जा रहा है, वोल्टेज कितना है ये आपको दिया हुआ है 30 वोल्ट, ओके। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ से आपको ओम्स लगा देना है, बाई ओम्स लॉ से यहाँ लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ से लगाएंगे तो इसमें तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या लिखेंगे IRS, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है 30 इक्वल टू करंट कितना 2 है गुने RS का वैल्यू कितना है 120 प्लस 46 R1 बाई 10 प्लस 3 R1 हो गया, ठीक है। 2 को पहले इधर ले आकर डिवाइड कर लीजिए, तो 30/2 इक्वल टू कितना हो गया 120 प्लस 46 R1 बाई 10 प्लस 3 R1 हो गया यहाँ से। चलिए इसको सोल्व कीजिए तो 15 हो गया, 15 इससे कट के 15 हो गया, और 15 से इंटू करेंगे तो 150 प्लस 45 R1 इजकल टू 120 प्लस 46 R1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो सिंपल 150 माइनस 120 इजकल टू 46 R1 माइनस 45 R1, डेट इज यहाँ से आपका R1 का वैल्यू 30 आ गया, मीन्स 30 ओम, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। समझिए ये क्वेश्चन आपका 12 का दिया हुआ है, कंप्लीट हो गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। इसी में और करके या तो ये क्वेश्चन बनाइए, तो या करके और करके दिया हुआ है क्वेश्चन इसी में। तो देखिए और में भी आपको उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज दिया हुआ 24 वोल्ट, R1 R2 R3 है ना R4, 4 रेसिस्टर आपका इस तरह अरेंजमेंट है। तो कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस मतलब सारे रेसिस्टर को हटा के एक रेसिस्टर लाना है, उसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस का ऑफ सर्किट कहते हैं। और टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है वो भी निकालना। तो ये आसान क्वेश्चन आपको है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं और का। तो और का सोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए फिगर में देख सकते हैं कि R4 और R3 क्या है सीरीज में है, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सील्स R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सीरीज में है। तो जब सीरीज में रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट अपन मान लेते हैं कि R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा R3 प्लस R4 डेट इज ए नॉर्मल 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस कितना 4, तो कितना 10 ओम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सर्किट के बदले में, ये सर्किट के बदले में ये दोनों दोनों के बदले में क्या हो गया 10 ओम हो गया। अब 10 ओम आई है, दोनों एक दूसरे का क्या है पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हो गया। नाउ लिखेंगे, नाउ 10 ओम एंड R1 जो दिया हुआ है 10 ओम आर इन पैरेलल, क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालते हैं आर पी इजकल टू क्या हो जाएगा 1/10, 1/RP इजकल टू 1/10 प्लस 1/10, इसको सोल्व करेंगे तो 2/10 कट के कितना आ गया 1/5। तो यहाँ से आपका आर पी इजकल टू कितना आ गया R5 ओम आ गया, ठीक है। मीन्स अब जो सारे सर्किट को हटा कर रिमूव करके आप एक नॉर्मल सर्किट क्या बनेगा, तो एक नॉर्मल सर्किट बनेगा यहाँ से आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको R1 अब बच गया है, ये R1 हो गया इजकल टू 7 ओम, और यहाँ से आपका आ गया यहाँ पे RP कितना आ गया टोटल 5 ओम आ गया। और यहाँ से आपका वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अब करंट हमको निकालना है, ठीक है, आई करंट भी सर्किट से निकाल लेना है, ठीक है। चलिए और यहाँ वोल्टेज आपको तो ऑलरेडी 24 वोल्ट तो दिले हैं ही। अब ये देखिए R1 और RP क्या फिर से सीरीज हो गया, अगेन लिखेंगे, अगेन R1 एंड RP आर इन सीरीज, क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो जब सीरीज में हो जाएगा तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा से दोनों को ऐड कर देंगे 7 + 5, तो कितना हो गया 12 ओम, कितना हो गया 12 ओम। चलिए 12 ओम आ गया पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट। अब सारे सर्किट का डायग्राम जो बनेगा, अब सिंपल नॉर्मली क्या हो जाएगा आपका यहाँ 12 ओम हो गया, और यहाँ से आपका वोल्टेज हो गया इस तरह के 24 वोल्ट हो गया, और ये 12 ओम हो गया टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है।
अब करंट आप निकालना है तो आपको ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ये आपको पहला आंसर निकालना था, तो ये पहला हो गया। आर इक्विवेलेंट तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 12 ओम हो गया, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। और बाय ओम्स लॉ से सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं ओम्स लॉ से आपको करंट भी निकालने का रहा है इसमें। तो करंट निकालने का रहा तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो गया V बाई आर। तो V कितना है 24 बाई आर है 12, तो कट के कितना गया 2, तो 2 एम्पियर हो गया। तो इस सर्किट से कितना एम्पियर हो गया, मतलब कि करंट क्या हो गया, करंट आपका सर्किट से 2 एम्पियर पास करेगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है केस बेस्ड स्टडी 15 नंबर 4 मार्क्स का। अंसारी सर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप शोन इन द फिगर। ये स्प्रिंग है, ये मूविंग मैग्नेट है, और ये गैल्वेनोमीटर है, स्टेशनरी कॉइल है। ठीक है, कॉइल है। देखिए गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्ट करना करंट का, कि करंट सर्किट से पास कर रहा है कि नहीं। और ये मूविंग मैग्नेट है, मूव कर स्प्रिंग के थ्रू ये मूव कराया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये मैग्नेट इज अटैच टू ए स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट। अटैच क्या होता है, अंदर और बाहर जा रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है, ये अंदर, ठीक है, और बाहर इस तरह का मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेशनरी क्वाइल, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द क्वाइल। क्वाइल मेरा स्टेशनरी है, ये मेरा क्या है क्वाइल जो है वो रुका हुआ है। ओके, तो ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द क्वाइल। मतलब ये लिफ्ट कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, इसको फिर से अंदर कर रहा है, तो ये क्या होता है ऑसिलेट कर रहा है बार बार। ठीक है, थ्रू द क्वाइल, क्वाइल के अंदर में ऑसिलेट कराया जा रहा है ऊपर नीचे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर क्या क्या देना है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। देखिए इसमें कौन सा प्रिंसिपल का यूज किया है, तो इसमें देखिए ये डिटेक्ट कर रहा है करंट कि करंट इसमें इंड्यूस होता है कि नहीं। तो इसलिए इसका प्रिंसिपल जो है पहला का आंसर जो हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगा रहा है, तो ये लगा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, इस प्रिंसिपल के थ्रू वो क्या कर रहा है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कॉइल में और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होती है, तो ऑटोमेटिक कॉइल में क्या होता है इंड्यूस करंट हो जाता है, मतलब करंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, और इसी पे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेनन पे भी, प्रिंसिपल पे ही हमारा जनरेटर वर्क करता है। ओके, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि हो गया, तो इसमें हम लोग ये समझ गए। उसके बाद आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल से ये आपको क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है अंसारी सर। ठीक है, दूसरा कर रहा है कि what will be the observed when the magnet start oscillating through the coil, explain the reason behind this observation। what will be the observed when the magnet start oscillating। जब ये मैग्नेट ऑसिलेट करना चालू करेगा इधर से उधर, तो क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। मतलब क्या हो गया, इसमें क्या करेगा कि कॉइल के बीच में लिखेंगे और इंड्यूस करंट जनरेट इन कॉइल विच डिटेक्ट क्या है, विच शो, चाहे विच डिटेक्ट बाय लिखेंगे विच डिटेक्ट बाय गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा ये, कि जब ये मूवमेंट किया जाएगा, ये कॉइल जब ये मैग्नेट को मूवमेंट कराया जाएगा, रिलेटिव मोशन में लाया जाएगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, जो कि गैल्वेनोमीटर के शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया, सेकंड में ये लिख देना है आपको। और सी में क्या करना है, कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। मतलब कि एक सिचुएशन करना है जिसमें मैग्नेट क्या हो रहा है, अंदर बाहर जा रहा है। स्टेट टू चेंजेस विच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगा, दो केज में होता है। पहला केज ये हो जाएगा इंक्रीज द मैग्नेट स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीज द मैग्नेट स्ट्रेंथ मीन्स आप इसके जगह पे इससे ये जो मैग्नेट यूज किए हैं, इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यूज करके आपको क्या करें, डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं,
दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल क्या करके बढ़ा देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सेकेंड, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। ये दोनों करने से आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए। और इसमें दिया हुआ था कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, जस्टिफाई योरसेल्फ, ठीक है। तो कह रहा है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन, गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या देख रहे हैं, जब वेन मैग्नेट को स्विंग किया जा रहा है इन और आउट, जब इन द स्टेशनरी कॉइल में जब इन आउट किया जा रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, जस्टिफाई योर आंसर, इसका बताना है। तो देखिए कहता है कि जब मैग्नेट मूव्स इनटू कॉइल द मोमेंटम शो अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड वन साइड से लेफ्ट, है ना। देखिए जब ये करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। पहला लिखेंगे कि वेन मैग्नेट मूव्स इन कॉइल, कॉइल की तरफ जब आएगा तो उस केज में आपका क्या हो जाएगा, उस केज में तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट लेफ्ट, क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्ट किधर होगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। लेफ्ट मतलब ये देखिए इस तरह का लेफ्ट की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। और जब आउट होगा सेकेंड केज में, वेन मैग्नेट मूव्स आउट द कॉइल, कॉइल से जब दूर होगा, स्टेशनरी कॉइल से जब दूर होगा तो उस केज में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किधर, डिफ्लेक्टेड, ठीक है, राइट, क्या होगा, राइट। तो इस तरह का हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो ये सारे फिजिक्स के इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ गए होगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।